दोस्तों वो कहते हैं ना, वक्त का पासा कभी भी पलट सकता है, इसलिए सितम वही करना जो सह सको। और ये बात ईरान के ऊपर काफी हद तक लागू होती है। देखिए, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली ईरान के लीडर को एक लेटर लिखा और उसमें लिखा कि आपकी जो न्यूक्लियर डील है, जो न्यूक्लियर नेगोशिएशंस हैं, उसको हम वापस से रिज्यूम कर सकते हैं। और ईरान ने विद इन 2 डेज रिप्लाई करते हुए उसको मना कर दिया, खारिज कर दिया कि हम ऐसी कोई नेगोशिएशन नहीं चाहते जब तक यूएस प्रेशर मेंटेन किए हुए है। लेकिन ईरान को अपने टाइम को समझने की जरूरत है। और टाइम इसलिए क्योंकि जो टाइम 2018 में था वो टाइम आज ईरान के लिए नहीं है। आप इसके लिए पहले ईरान का मैप समझिए। देखिए, ये है ईरान। ठीक है, ईरान के इधर इराक आता है और यहां आता है सीरिया। मैं ये दोनों इंपॉर्टेंट कंट्रीज बताना चाहता हूं। इराक एक ऐसी कंट्री है जिसका की क्लोजनेस यूएस के साथ देखने को मिलता है। सीरिया एक ऐसी कंट्री हुआ करती थी जब इसकी रजीम नहीं गिरी थी, जो ईरान को कुछ लेवल तक फेवर करती थी। अब क्योंकि यहां पे रजीम चेंज हो चुकी है, तो आइडियली ईरान के फेवर में एज सच यहां कुछ है नहीं। जहां तक सवाल है इराक का, तो ईरान इराक को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता था, क्योंकि आइडियली ईरान को तो एक्सपोर्ट करना ही है। लेकिन अब यूएस ने इराक के ऊपर भी सैंक्शन लगाने की बात कही है कि आप अपनी जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो कहीं और से इंश्योर कीजिए, यहां से आप एनर्जी परचेज नहीं कर सकते हो। बस प्रॉब्लम अब यहां है कि इराक की लगभग 30% एनर्जी गैस सप्लाई वो अकेले ईरान से आती है। इलेक्ट्रिसिटी का भी अच्छा खासा पोर्शन वो भी ईरान से आता है। तो यहां एनर्जी क्राइसिस होने वाले हैं। आप ये भी समझ सकते हो, ये एरिया ट्रॉपिकल है जिसका टेम्परेचर आने वाली गर्मी में लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक होगा। इसमें एनर्जी क्राइसिस इराक की हालत को काफी बदतर कर देंगे। लेकिन यूएस का कहना है कि हम इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे जब तक ईरान अपनी डील को रीनेगोशिएट नहीं कर लेता। अब पूरा मुद्दा क्या है उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, ईरान को चाहिए न्यूक्लियर पावर। ईरान का कहना है कि हम पीसफुल न्यूक्लियर पावर चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी एनहांस हो। हम भी चाहते हैं कि एक डेटोरेशन जो है वो सबके अंदर बना रहे, एक डेटरेंस जो है वो एनिमी कंट्री के साथ हम क्रिएट कर सके। हम पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी चाहते हैं। हम कोई भी वॉरफेयर एनर्जी के बारे में बात नहीं कर रहे या फिर पीस को हार्म करने की बात नहीं करते। और इसीलिए ईरान जो है बड़े लंबे टाइम से न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर एनर्जी को भी डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। शुरू में तो यूएस इसको बैक करता था, लेकिन 1979 के बाद यूएस ने अपना बैक ईरान से पीछे ले लिया। और यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, क्योंकि यूएस अब चाहता है कि ईरान अपनी न्यूक्लियर पावर को सक्सेसफुल तरीके से एग्जीक्यूट ना कर पाए। अगर मैं सीक्वेंस की बात करता हूं, तो 1979 ईरान रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम यूएस फॉर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, जब तक कि ईरानियन रेवोल्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ था। ठीक है, अब 1979 के बाद में जब ईरान में रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद यूएस ने सपोर्ट करना बंद कर दिया। 2000 में ईरान ने न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम जो है वो एस्टेब्लिश किया। 2015 तक आते आते ओबामा की नेगोशिएशन के बाद एक जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन बनाया गया, जिसको ईरान ने एग्री किया। इसमें P5+1 कंट्रीज थे। अभी बताता हूं कौन सी कंट्रीज। यहां देखिए, यहां पे आते थे यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, चाइना एंड यूरोपियन यूनियन। इन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि भाई ईरान जो है इससे ज्यादा न्यूक्लियर सप्लाई को डेवलप नहीं करेगा, अपने न्यूक्लियर ऑपरेशन पे लिमिट करेगा। और पीसफुल एक एग्रीमेंट साइन हुआ। 2018 में जब ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं, तो अपने आप को यूनिलेटरल तरीके से इस एग्रीमेंट से बाहर निकाल देते हैं और ईरान ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा देते हैं। लेकिन जब ईरान पे सैंक्शन लगते हैं, उस टाइम पे इराक को थोड़ा सा लिवरेज दिया जाता है कि आप अपनी एनर्जी यहां से इंपोर्ट कर सकते हो, हम आपके ऊपर सैंक्शन नहीं लगाएंगे। अदरवाइज ये सैंक्शन ऐसे होते हैं कि जो कंट्री ईरान से कुछ इंपोर्ट भी करेगा उस पर भी सैंक्शन लगेंगे। और इसी वजह से ईरान से जो ऑयल इंडिया इंपोर्ट करता था, उसके ऊपर भी सप्लाई में काफी ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिला था। लेकिन अब सिचुएशन क्या हुई है, प्रेजेंट अपडेट्स क्या है? प्रेजेंट अपडेट में यूएस के प्रेसिडेंट ने ये बोला है, डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि वो वापस पावर में आ गए हैं। पहले वो इजेक्ट कर चुके थे, इससे एलिमिनेट कर चुके थे आपका कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। अब वो वापस चाहते हैं कि ईरान जो है इसको रीनेगोशिएट करे, वापस से रीडील करे। अब दो सिचुएशन आती हैं। पहली कि सर, ईरान इतनी बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर पावर को कैसे डेवलप कर लिया? क्योंकि इंडिया भी एक न्यूक्लियर पावर कंट्री तो है। क्या उस टाइम पे हमें भी सैंक्शन का सामना करना पड़ा था? और पड़ा था, तो हमने उसको कैसे टैकल किया? और ईरान के साथ में अब क्या समस्या देखने को मिल रही है? तो अगर मैं इंडिया की बात करता हूं, तो देखो,
एक नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी होती है जो ये कहती है कि हम किसी भी लेवल पे डिफेंस में अपने न्यूक्लियर एनर्जी को यूज नहीं करेंगे। अगर आप वो साइन करते हो तो आप न्यूक्लियर सप्लाई के हकदार हो जाते हो और उस एनर्जी को हार्नेस करते हो। इंडिया एनपीटी का सिग्नेटरी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद न्यूक्लियर वेपन भी रखता है। तो ये कैसे हुआ? ये हुई अपनी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की वजह से। ग्लोबल एक्सेप्टेंस यहां पे देखने को मिले। इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो सबसे आइडियल जो सिस्टम होता है ना, दैट इज फॉर नॉन एग्रेशन। ये हमारा सबसे बड़ा प्रिंसिपल था। और ये जो नॉन एग्रेशन था उसके साथ साथ हमने ये बताया कि देखो जो सिक्योरिटी है हमारे कंट्रीज के सराउंडिंग में, उनसे हमें बहुत बड़ा थ्रेट है, स्पेशली पाकिस्तान, चाइना, इन जैसी कंट्रीज से। तो हमारी पोजीशन भी एज सच, क्योंकि यूएस जैसी कंट्री भी चाइना को तो काउंटर करना ही चाहती है, तो हमारी पोजीशन स्ट्रेटेजिकली भी ऐसी थी कि इंडिया को रियल में थ्रेट हो सकता है, इसलिए डिटरेंस के लिए न्यूक्लियर वेपन हमें चाहिए। हालांकि इंडिया ने बेसिकली 1998 के अंदर अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चला के उसको सक्सेसफुली बेसिकली डेवलप कर लिया था और उसमें हमारी इकोनॉमिकल कैपेबिलिटी थी, टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ थी, तो डेफिनेटली वो हमें काम आई। और उसके बाद में 2008 में इंडिया और यूएस के बीच में न्यूक्लियर डील होती है, ठीक है। और वो न्यूक्लियर डील जो है वो इंडिया को एक स्पेशल रिकॉग्निशन दे देती है, बट ये चीज ईरान के साथ में नहीं हुई। और ईरान के साथ ना होने के कारण भी सबसे ज्यादा जियोपॉलिटिकल है। पहली चीज, ईरान के साथ ऐसा कोई डिस्प्यूट नहीं है जिससे ईरान को रियल में थ्रेट हो। दूसरी चीज, ईरान की जो इक्वेशंस हैं सऊदी अरेबिया से जैसे, ठीक है ना, वो अच्छे नहीं है। उसी तरीके से वेस्ट एशिया में कहीं ना कहीं ये बताया जाता है कि ईरान जो है इंस्टेबिलिटी को प्रमोट करता है, राइट। तो अगर इंस्टेबिलिटी को प्रमोट करता है तो उस केस में नेचुरल सी बात है, यूएस नहीं चाहेगा कि उसके अलाइज को किसी भी तरीके से ईरान से कोई खतरा देखने को मिले, जैसे कि सीरिया को सपोर्ट करता था और सीरिया यहाँ पे इंस्टेबिलिटी का कारण माना जाता था, है ना। बशर अल रशीम जो है, बशर की रजीम जो है वो कहीं ना कहीं ईरान को से सपोर्ट पाती थी और यही एक इंस्टेबिलिटी वाला सिनेरियो बनता था। अब सवाल ये है कि यहाँ पे क्या ये रिस्टोरेशन वापस से हो पाएगा? क्या यूएस और ईरान वापिस से टेबल पे आएंगे? तो ईरान ने साफ कहा है कि देखिए ऐसा प्रेशर बनाना कि सीरिया तुम इंपोर्ट मत करो, हम आप पे सैंक्शन लगाएंगे, अगर इस टाइप का प्रेशर बना के यूएस रखेगा तो हम कभी भी इस डील को नहीं एग्जीक्यूट होने देंगे। दूसरी चीज, ईरान ने यूएन में बड़े साफ तरीके से रिप्रेजेंट किया है कि देखिए जो न्यूक्लियर प्रोग्राम हम चला रहे हैं वो हमारे पीसफुल यूज के लिए है। तो अगर कोई ये सोचता है कि हमें नेगोशिएशन की टेबल पे लाके आप हमारे पीसफुल यूज को रोक दोगे, तो आप ये भूल जाओ, ऐसा कभी नहीं होने वाला। हाँ, अगर आप ये चाहते हो कि इसमें जो डिफेंस आर्मामेंट्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं नेगोशिएशंस करने की बात है, तो ईरान वेलकम करता है, ऐसी टेबल पे नेगोशिएशन के लिए हम बैठ सकते हैं। लेकिन अगर इसको 100% स्टॉप करने की बात है तो ये कभी भी नहीं होने वाला, ऐसा कहना है ईरान का। तो ईरान का सिंपल सिंपल सा चैलेंज ये है, मतलब JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, इसको वापिस से लाने का पॉसिबिलिटीज ना के बराबर है। वन इज शिया और सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखो सऊदी अरेबिया जो है, जो कि ईरान के साथ में थोड़ा सा अच्छे रिलेशन नहीं है बट यूएस के काफी क्लोज है, तो ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होने का मतलब सऊदी अरेबिया के लिए खतरा है। तो यूएस कभी नहीं चाहेगा कि ये खतरा यहां पे मंडराता रहे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यूएस और सऊदी अरेबिया के साथ साथ यूएस ये भी चाहता है कि मिडिल ईस्ट के अंदर एक स्टेबिलिटी हमें देखने को मिले, और वो स्टेबिलिटी यहां से डिस्टर्ब होती नजर आ रही है। आपकी IAEA का कहना है कि हमें भी सस्पिशियस तो सिचुएशन जरूर है कि ईरान अगर अलाउ कर दिया जाता है तो डिफेंस के लिए डेफिनेटली न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करेगा। और इवन मिडिल ईस्ट में जो क्लोजेस्ट अलाय है ना, वो नहीं चाहते यूएस के अलाय कि किसी तरीके से ईरान को ये पावर मिले। तो ईरान जो है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको इंटरनेशनली वॉयलेट कर रहा है, और ईरान का कहना है कि हम पीसफुली इसका यूज करेंगे। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? द नेक्स्ट थिंग इज वेरी सिंपल कि देखो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सैंक्शन लगाने में कभी पीछे नहीं हटते, लेकिन ईरान की जो बेसिकली रजीम है एज ऑफ नाउ, उनका साफ साफ ये मैसेज है कि देखिए पीसफुल तरीके से तो अगर हम चाहें तो अगले 2 वीक के अंदर भी हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और अगर ऐसे ही टॉर्चर रहा तो हम डेफिनेटली इसको एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है और ये सच्चाई भी है कि ईरान को अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी पड़ी है, और अगर सैंक्शन लगेंगे तो ईरान इकोनॉमिकली डेवलप नहीं हो पाएगा। बस ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ईरान
कहीं ना कहीं अपने न्यूक्लियर ऑपरेशंस को डिले कर रहा है। बट यस, मुझे लगता है कि इस मैटर को पीसफुली सुलझाया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा, बजाय कि एक बेसिकली फोर्सफुल फैक्टर यहाँ पे दिखाया जाए। आप लोगों का क्या मानना है? क्या डोनाल्ड ट्रंप इसको हेल्दी तरीके से एड्रेस कर पाएंगे? क्या ईरान को कंट्रोल में लाया जा सकेगा, या ईरान अपने न्यूक्लियर ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करेगा और एक दिन न्यूक्लियर पावर बन के रहेगा बहुत जल्दी? लेकिन हाँ, एक कॉन्सिक्वेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बनता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि वेस्ट एशिया और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। इस सेशन की पीडीएफ को आप ज्योग्राफी बाय कपिल भारद्वाज टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, और इवन यू कैन फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम हैंडल ऑफ कपिल सर ज्योग्राफी। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट विशेस, टेक केयर, बाय बाय।